शिक्षक हैं पहले से उनको उन्हीं की सीट पे समायोजन उनका हो जाए और सरकार जो है वो जो नई बहाली जो हुई थी टीआरई 1 में उन सीटों पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए हुए अभ्यर्थी सत्र में एक तो अनुपूरक बजट आना था शिक्षा विभाग का और उसको लेकर के चर्चा होनी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जिस दिन शिक्षा के ऊपर चर्चा होनी थी और हमको खुद ही बोलना था, उसमें 9 मिनट का वक्त हमको अलॉट हुआ था, लेकिन उस पर चर्चा ही लोग नहीं होने दिए। अगर वो चर्चा होती तो समझ लीजिए कि सारी पार्टियों की तरफ से शिक्षा को लेकर के, नियोजित शिक्षकों को लेकर के, विश्वविद्यालयों की जो समस्या है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत आती और कुछ बेटर होता। लेकिन वो सदन में चला नहीं। हमने इसके बावजूद शून्यकाल के दौरान मांग उठाई है। हमने ये मांग उठाई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से उनको उन्हीं की सीट पर समायोजन उनका हो जाए और सरकार जो है वो जो नई बहाली जो हुई थी टीआरई 1 में उन सीटों पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको रखा जाए। सरासर देखिए गलत नियम है। कोई सरकार ये नहीं कह सकता कि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक संगठन में नहीं जुड़िए। कोई आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आप छात्र संगठन में मत जुड़िए। मैं खुद ही छात्र संगठन में आया हूँ। आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने शिक्षक संगठन है, सारे राज्यों में शिक्षक संगठन है, इवन बिहार के अंदर माध्यमिक शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, गोप गुट का संगठन है। तो तमाम शिक्षक संगठन तो पहले से थे और शिक्षक संगठनों को सरकार ये क्यों सोच रही है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ साजिश करने के लिए शिक्षक संगठन बना हुआ है। सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें शिक्षक संगठनों का जो रोल होता है कई बार पॉजिटिव होता है। संगठन उनको सुझाव देता है कि आप इस तरीके से कीजिए, इस तरीके की पॉलिसी बनाइए, क्योंकि वो ग्राउंड पे हैं। कोई 2-3 आईएएस अधिकारी कमरे में बैठ करके कोई पॉलिसी नहीं बना सकता है। तो शिक्षक संगठनों का एक रोल है और जो शिक्षक है जिनकी नियुक्ति अभी हुई है उनके हित अधिकार को, उनके संवैधानिक अधिकारों को, जो नियमावली के माध्यम से उनको अधिकार मिले हुए उन अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई कमेटी बनती है, कोई संगठन निर्माण होता है, पहले से संगठन है उसमें लोग जुड़ते हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो लोकतांत्रिक अधिकार पे जो हनन है, ये जो फरमान आया है के पाठक जी का, ये सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है और इसका तो हम लोग विरोध करते हैं। आप शिक्षकों को ये नहीं कह सकते कि आप संगठन में मत जुड़िए और कोई जुड़ गया तो उसको आप नौकरी से निकाल देंगे। ये तो अद्भुत किस्म का फरमान है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा नहीं है। लगातार ऐसा ही कुछ क्यों आते हैं कि पाठक ऐसा हमेशा लेकर आ जाते हैं कुछ ना कुछ नियमावली, जिससे स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं, जो शिक्षक रहते हैं वही परेशान होते हैं। तो ये सब चीज़ का एंड कहाँ पर होगा? अब ये सब चीज़ का एंड कहाँ पे होगा? इस तरह के अधिकारी आएंगे, गलत फैसला लेंगे, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार अगर सुनेगी तो उस फैसला को विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हमने मुद्दा उठाया है अभी कि भाई बिहार के अंदर ये जो आपने के पाठक के माध्यम से जो सर्कुलर जारी हुआ है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से बहाली होगी नाइट गार्ड की और उसको 11,000 दिया जाएगा, लेकिन सरकार की पूर्व की नियमावली से बहाल जो हुए हैं नाइट गार्ड उनको 5,000 वेतन मिलेगा। तो ये इलॉजिकल तरीके का फरमान कैसे है? ये हमने मुद्दा उठाया, अभी तक इसका विधानसभा से हमको जवाब नहीं मिला। लिखित में शिक्षा विभाग में इससे जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन पास है लेकिन सत्र खत्म हो गया, लेकिन ये जवाब अभी तक हमको नहीं मिला कि क्यों नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है। हमने मांग की थी कि दोनों का इक्वल कीजिए और आउटसोर्सिंग कंपनी का क्या जरूरत है? जब देश भर में भाजपा का विरोध हम इसलिए भी कर रहे हैं, बाकी कारण तो है ही, लेकिन इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग और ठेका पट्टा की पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे हैं। और बिहार के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर अगर बिहार सरकार के नाक के नीचे ये के पाठक जो है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे, आउटसोर्सिंग कंपनियों को रखेंगे तो हमारा क्या एग्जाम्पल रह जाएगा? तो इसलिए हमने विरोध किया है। तो इस तरह का विरोध होगा। सरकार के संज्ञान में जब चीज़ आएंगी, जब चीज़ों का हम लोग जो बात कह रहे हैं उसका जब आउटकम दिखने लगेगा तो उसको वापस भी करना होगा। सर 10,000 नियोजित शिक्षकों ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं किया है, कहीं ना कहीं काउंसिलिंग में भी नहीं गए, तो उनके लिए क्या करेंगे, क्या कुछ करना अब किस लिए नहीं गए ये बात है। 10,000 लोग अगर नहीं गए हैं तो ये भी संभव हो सकता है कि मुझे आइडिया नहीं है कि आंकड़ा कितना है और इसके पीछे का कारण क्या है। ये भी हो सकता है कि जो नियोजित शिक्षक थे उनका जो नई बहाली हुई उसमें जिला कहीं दूर चला गया है तो इसलिए ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहे। ये भी हो सकता है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है जिसको मैंने देखा है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि आपको पुराने स्कूल से जाकर के एनओसी क्लियरेंस लेकर आना पड़ेगा। तो क्लियरेंस लेकर ज्वाइनिंग उनका ज्वाइनिंग होगा। अगर खुद से ही नहीं किया हुआ है तो उनकी मर्जी हो सकता है कि वो पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं, वो भी वहाँ भी राज्य कर्मी बन रहे हैं, तो कोई खास फर्क उनके लिए नहीं है। चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए जो आपके सामने लेकर के आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इस डाटा में क्या है तो सिर्फ और सिर्फ जितने लोगों को, जैसे मान लीजिए मैंने 100 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया तो उसमें से ज्वाइनिंग करने कितने आए, मान लीजिए 80 लोग, तो कितने लोग नहीं आए? 20 लोग, यानी 20 लोग ज्वाइन करने नहीं आए। ये सिर्फ ऐसा ही डाटा है कि जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था बट वो लोग ज्वाइन करने नहीं पहुँचे। जैसे आप देख सकते हैं शेखपुरा में 19 लोग ऐसे निकले जो कि ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, मतलब स्कूल आवंटन के बाद का, स्कूल आवंटन के बाद 19 लोग जो है वो ज्वाइनिंग पे नहीं आए। उसी तरह से शेखपुरा में 101, वैशाली में 51, कटिहार में 62, कैमूर में 82, किशनगंज में 30, जहानाबाद में ये आपका जो है 25, पश्चिम चंपारण में 168, जमुई में 75, भोपाल में 119। इसी तरह से करते करते आप देख सकते हैं मैंने सभी 32 जिला जितना भी उपलब्ध रहा मेरे पास, 32 जिला, मतलब रोहतास में 32 लोग, तो 32 जिला का डाटा कुल निकल के अभी इसमें 6 जिला और बाकी है, तो 32 जिला का कुल डाटा 3853 आया। मतलब लगभग 4000 वैकेंसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, ऑफिशियली ज्वाइनिंग लेटर, जिनका विद्यालय आवंटन किया गया, फिर भी वो कॉलेज में नहीं गए पढ़ाने के लिए या फिर नियुक्ति पत्र में शामिल नहीं हुए उसमें। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आई। तो करीबन 4000 सीट तो ऐसे ही निकल गया जो कि केवल और केवल नियुक्ति पत्र में निकल गया। तो आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी कितने लोग बाहर हुए होंगे, यानी मान के चलिए वहाँ से भी कम से कम 20,000 लोग बाहर हुए होंगे। उसके बाद अलग अलग जगहों से बाहर होते, कहीं फर्जीवाड़ा में हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो तकरीबन कुल 35-40 हज़ार सीटें मतलब रहेंगी जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे मतलब डिपेंड करेंगी। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जो ये देखिए आप, रजनीश कुमार जो कि बिहार के पत्रकार हैं, इनका ट्वीट आया था कल में कि 22 नवंबर को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तारीख मिलेगी जानकारी, मतलब 22 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आ जाएगा, 22 को आएगा कि 23 को आएगा कि 24 को आएगा। शिक्षा विभाग को 21 नवंबर तक मिलेगा फाइनल रिक्तियाँ, मतलब जितना भी 21 नवंबर तक ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी सीटें बची हुई हैं जो कि वैकेंसीज़ में खाली हैं। सीटों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले रिक्तियों की संख्या के अलावा काफ़ी रिक्तियों में नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं करे हैं। अब ये भी एक बात है कि जो नियोजित शिक्षक थे पहले जो पढ़ा रहे थे वो डर गए हैं। डर किस लिए गए? क्योंकि इसमें उनको पहले त्यागपत्र देना है, बाद में ज्वाइनिंग करनी है। मैंने आपको बताया भी था, आप चाहिए तो प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं। बट मैंने उसमें बताया ये था कि
जो भी नए शिक्षक बनेंगे नियोजित वाले, उनको पहले अपने नियोजित शिक्षक के पद से त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद आप बीपीएससी के थ्रू जो टीचर में ज्वाइनिंग करेंगे उसका आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे नियोजित शिक्षक पर ही रहेंगे, वे लोग त्यागपत्र नहीं देने वाले हैं वहाँ से, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा मिलेगा। अब इसमें ज्वाइन करने वाली सीटों की संख्या जो है बढ़ गई है। शिक्षा विभाग 22 तक आयोग को जो है रिक्तियाँ भेज देगा कि कितना रिक्ति है, आप इसको फिलफिल कीजिए, दूसरा रिजल्ट निकालिए। तो ये बात हो जाएगी 22 नवंबर की। तो आप लोग 22 नवंबर को बने रहिएगा ज़रूर। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ज़िले में 100 अभ्यर्थी, ये मुजफ्फरपुर ज़िला है। अभी ये एक ज़िला की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 38 ज़िले हैं बिहार में। 38 ज़िले का 38 तरह से 38 लायक काम हुआ होगा। मुजफ्फरपुर ज़िले में 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोक दिया गया, मतलब नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया। कुछ लोग को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वो जा नहीं रहे क्योंकि उनका फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट्स होगा या नियोजित शिक्षक होगा या कोई और कारण होगा। बट कुछ लोगों को तो नियुक्ति पत्र ही रोक दिया गया है, नियुक्ति पत्र रोका गया। इनमें से 59 महिलाएँ हैं, 59 मतलब 1 कम 60, यानी 59% महिलाएँ जो कि ऐसी हैं जिनके इनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। 100 लोग रोका गया है, उनमें से 59 महिलाएं हैं। बाकी का जवाब है कि 41 बचेंगे वो पुरुष हैं। तो इसमें क्या किया जाता, तो वो लोग आरक्षण का लाभ लिए थे और कई सब्जेक्ट में जो है मतलब एक तरह से सब्जेक्ट में गड़बड़ी हुई थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी ने लिया आरक्षण का लाभ, मतलब जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप बिहार में जाके फॉर्म भर दें और लिख दें बिहार के निवासी हैं और उसका आरक्षण भी ले लें, तो उस तरह से ये गड़बड़ होती है। बहुत सारे लोग, दूसरे लोग जो है पीआरटी में बीएड वाली डिग्री नहीं कराई, पीआरटी में काउंसलिंग, मतलब इतने लोग जो है वो बीएड की डिग्री थी और फिर भी वो लोग मतलब प्राइमरी में काउंसलिंग करा करके और अपना मतलब ज्वाइनिंग लेटर ले रहे थे। कई सब्जेक्ट मिसमैच और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपठनीय थे, जिसके कारण जो है मतलब उनका जो है ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दिया गया। मतलब आप देख सकते हैं केवल डॉक्यूमेंट्स में इतने लोग बाहर हो गए हैं, उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। कितनों का तो बीएड की डिग्री है, तो कितनों का तो आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य में ले रहे हैं, तो कई तो ऐसे जो सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, कई लोग तो डॉक्यूमेंट में नहीं ठीक है, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं। आप समझ के चलिए 20-25 जो सीट तो डॉक्यूमेंट से निकलेगी, केवल एक मतलब केवल पूरे मतलब 38 जिलों से। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर का ही है। अब मुजफ्फरपुर में देखिए क्या लिखा है, विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 के अंतर्गत अभ्यर्थियों में संलग्न सूची के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र रद्द करना है, मतलब इनका नियुक्ति पत्र रद्द करने के संबंध में आया हुआ था, तो भी मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको दूसरा कुछ दिखाता हूँ, रुकिए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये डाटा अभी को दिया है कि इतने लोग ज़िले में और इतना लोग नियुक्ति पत्र मतलब फर्जीवाड़ा में गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी, चलिए मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा पूरा अंत तक। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये प्रीवियस कट ऑफ है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ नीचे भी। ये देखिए, ये रहा अपना 1 to 5 का प्रीवियस कट ऑफ, मतलब जो अभी दिया गया था। फिर उसके बाद ये 9-10 का ये कट ऑफ रहा, फिर ये 11-12 का कट ऑफ है। तो ये तीनों कट ऑफ आपके सामने रखा हुआ है। 11-12 में 30 विषय हैं, 30 विषयों का अलग अलग कट ऑफ दिया गया यहाँ पर। उसी तरह से 9 और 10 में जो है तकरीबन 10 विषय हैं, 10 विषय में 10 सेक्शन में अलग अलग कट ऑफ दिया गया है। और वहीं अगर आप बात करें तो 1 से 5 वाले में सिर्फ 3 सेक्शन था, जो कि जनरल, बांग्ला और उर्दू करके था। तो ये 3 सेक्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल का यानी 1 to 5 लेवल का बात कर लेते हैं कि इसमें कट ऑफ कितनी जाने हैं। देखिए, सबसे पहले बात हम जनरल का बात करेंगे, उसी के हिसाब से आप कैटेगरी को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जनरल का पहले कट ऑफ कितना गया था, तो 67 नंबर गया था। 67 नंबर 1986 डेट ऑफ बर्थ का है। तो देखिए, ये तो 1986 वाला है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जितने भी मतलब ज़्यादा एज के होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे 1986 है, फिर 87 वाले का नंबर आएगा, फिर 88 वाले का नंबर आएगा, फिर 89 वाले का आएगा, फिर 90 वाले का आएगा। इसी तरह करते करते सन 2000 वाले का नंबर आएगा सबसे बाद में। तो 67 नंबर पाने वाले व्यक्ति जितने पहले मान लीजिए 89, पहले मान लीजिए 85 वाले रहे होंगे, 84 वाले रहे होंगे, फिर 86 वाले पे कट ऑफ बना, 87, 88, 89, 90, 91, 92 इस तरह करते करते जब सन 2000 तक, या फिर जो उसके बाद भी जो भी एलिजिबल होगा, लास्ट कैंडिडेट जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा 67 में, उसको दिया जाएगा। फिर कट ऑफ एक नंबर डाउन करके अब 66 बनाया जाएगा। 66 में जो सबसे ज़्यादा एजेड होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो उम्रदार होगा, जैसे जिसका डेट ऑफ बर्थ 1980 होगा, 1975 होगा, पहले उसको नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते फिर आपका नए लड़के को नंबर मिलेगा। फिर उसके 65 नंबर कट ऑफ बना दिया जाएगा। फिर इसी तरह से करते करते कट ऑफ धीरे धीरे नीचे की जाएगा और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन करते हैं। ये सिलसिला है, प्रोसेस है कि कैसे आपका मेरिट लिस्ट डाउन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल होगा कितना। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि 67, मान लीजिए 67 नंबर पाने वाले तकरीबन कम से कम 150 से 200 लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो 67 नंबर पाए होंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है अकॉर्डिंगली मतलब इधर उधर वेरी कर रहा होगा। लेकिन 67 नंबर 150 लोग ऐसे पाए होंगे जनरल में ही कि जिनका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होगा, तो वो अलग अलग ज्वाइनिंग लिए होंगे, अलग अलग सिलेक्शन उनका हुआ होगा। तो ये चीज़ हो गया। तो जो 150 नंबर वाला बात यही चल रहा है, तो मतलब 150 लोग जो है करीब जो है ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो एक ही डेट ऑफ बर्थ पर होंगे। तो उसी तरह से अगर आप एक नंबर छोड़ते जाएं तो 150 लोग आपको मिलते जाएंगे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर कम से कम 7 से 8 नंबर तक का भी गिराव देखने को मिल सकता है। अब अकॉर्डिंग टू बीपीएससी देखिए कितनी सीटें बचती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर तक, यानी 60 नंबर भी आपका प्लस में है, यानी 60 नंबर से ज़्यादा अगर आपका मिल रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें होने की संभावना बनी रहेगी। बाकी क्या होता है कि तो बात ऑफिशियली है, बट 60 नंबर पर भी मैं कहूँगा कि आप
उम्मीद बनाए रखिएगा। 60 से नीचे होगा तब उम्मीद मत बनाइएगा, लेकिन 60 तक अगर आपका होगा तो आप उम्मीद जरूर रखिएगा। फिर उसके बाद उर्दू में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए 54 दिया तो 48 के अगर मान लीजिए आप अरक फ़रक में होंगे तो भी आपका नंबर आ सकता है। वहीं जो 62 नंबर बना हुआ है, ये 62 नंबर वाले जो है ये अगर मान लीजिए आपका 55-56 नंबर तक भी पा जाते हैं तो इनका भी संभावना बना रहता है। उसी हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में, जैसे फीमेल होंगी तो फीमेल 50 नंबर के अप्रॉक्स, वैसे EWS वाले जो होंगे तो इसमें भी 50 नंबर के, EWS फीमेल होंगी तो इसमें 40-45 नंबर तक। इसी तरह से करते करते हर कैटेगरी में आपको 4-5 नंबर 6 नंबर तक आप कम करके देख सकते हैं। अगर आपका उसके अंदर में आ रहा है 5-6 नंबर के अंदर में, तो आपका संभावना बना हुआ है कि आप होगा। लेकिन एक चीज़ और, जो ये 39 नंबर पर कट ऑफ बना है, जो ये 39 नंबर पर बना है और जो ये 39 नंबर बना है, जहाँ भी कट ऑफ में 39 नंबर पर बना है, ये मिनिमम कट ऑफ है, इसके नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि ये अब इसके नीचे लाने के लिए क्या करना होगा कि उनको अपना जो जैसे जो 40% निर्धारित किए थे, जो 35% निर्धारित किए थे, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो वो संभावना कम है थोड़ी, लेकिन अगर करना चाहें तो कर भी सकते हो। तो 39 नंबर से नीचे कट ऑफ शायद नहीं जाएगा, लेकिन अगर जा भी सकता है, अगर BPSC चाहे तो छूट दे दे, और छूट दे करके जो है उसको नीचे गिरा करके मेरिट लिस्ट में, क्योंकि सीटें तो बहुत ज़्यादा बची हुई हैं। अभी तो 62, अभी तो मतलब 70,000 करीब सीटें थी, जिसमें से 62,000 पे ही खाली रिजल्ट आया, यानी तकरीबन अभी 8-9 हज़ार पे तो रिजल्ट भी नहीं आया है। उतनी सीटें तो वैकेंट है। उसके बाद अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, फिर सेकंड में बहुत सीटें बची हुई हैं। आप चाहें तो उस पर कर सकते हैं, बाकी अगर करना चाहें तो। अब आते हैं हम 9-10 पे। तो जो 9-10 वाले हैं इनमें देखेंगे तो अलग अलग सेक्शंस हैं। मैंने आपको जो भी समझाया कि कैसे कट ऑफ बनता है, कि जब पहले डेट ऑफ बर्थ पहले देखा जाता है मार्क्स, मान लीजिए 55 नंबर पे कट ऑफ बना, तो 55 नंबर वाले में जो कट ऑफ बना है वो 1976 डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो 55 नंबर पाया 1976 डेट ऑफ बर्थ। अभी 1977, 78, 79, 80 करके जो 56 नंबर पाने वाले जो हैं, हिंदी में जो 55 नंबर पाने वाले जनरल स्टूडेंट 1976 तक का कट ऑफ बना है। तो अब जो उनसे यंग ये लोग हैं, 55 नंबर पाने वाले ही जो उनसे कम उम्र के हैं, जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ 77, 78, 79, 80 या फिर 90, 91, 92 इस तरह का होगा, या 97, 2000 होगा, तो वे लोग अब नौकरी पाने के लिए मतलब उनका भी नंबर आएगा। फिर उसके बाद जो 55 नंबर पर उसका 54 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 52 आएगा। इसी तरह से अलग अलग डेट ऑफ बर्थ अलग अलग कैटेगरी में बढ़ते जाएगा। तो अगर आपका इसमें 4-5 नंबर कम है तो भी आपको सीट मिलेगा। क्यों? प्राइमरी में तो थोड़ा मतलब एक तरह से बवाल भी है। प्राइमरी में तो एक बात कहें कि ज़्यादा भीड़ भी है। 9, 10, 11, 12 में तो कोई भीड़ नहीं है, कोई समस्या नहीं। बहुत जगह तो कट ऑफ एकदम मिनिमम बना के रखे हैं ये लोग, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले हैं। तो बच्चे ही नहीं मिले तो क्या करेंगे भाई, मिनिमम कट ऑफ लगाओ। जैसे तो 55 नंबर, इसमें अगर आपका 50 नंबर से भी नीचे अगर मैं बताऊँ तो आपको 48 नंबर भी अगर हिंदी में आप जनरल स्टूडेंट हैं तो उम्मीद बना देगा, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जरूर फायदा होने वाला है। उसी तरह से करके उर्दू, संस्कृत, हर जगह पर आपका जो भी कट ऑफ होगा, यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं भी होगा, तो आप अपना कम से कम 5 से 7 नंबर घटा करके आप अपना रख सकते हैं, और आपका ये सेफ स्कोर होगा कि उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। वहीं 11-12 में कहें तो 9-10 से भी कम भीड़ तो 11-12 में आप देखिए तो खुद ही यहाँ पे हिंदी का कट ऑफ देखिए आप तो 39 नंबर, जो कि मिनिमम कट ऑफ है, उतना बना के रखे हैं ये लोग। अब इससे नीचे लाएंगे तभी तो सीट बढ़ेगी। सीट इसमें बहुत ज़्यादा खाली है, 34,000 सीट तो ऐसे ही खाली है। उसके बाद अभी और सीट खाली होना है, तो मान के चलिए यहाँ पर तो 30-35 हज़ार तो ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो मिनिमम कट ऑफ पे देखिए बहुत जगह, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 39 नंबर बनाए हुए हैं। मैथिली में भी जगह अगर देखें तो 39 नंबर कट ऑफ बना हुआ है। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पे भी 39 बना हुआ है, फिजिक्स में भी 39 बना है, केमिस्ट्री में भी 39 बना है। तो टीचर ही नहीं मिल रहा है भाई इनको। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी में भी 39 नंबर बना हुआ है, जियोग्राफी में 40 नंबर बना है। तो ये सब कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ पर ही जाएगा। अब अगर मिनिमम कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपको मौका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर ये 39 से नीचे नहीं आएगा बिना रिलैक्सेशन के। तो रिलैक्सेशन तो BPSC देगा ही देगा। इसमें 9, 10, 11, 12 में तो मिलना ही मिलना है। बाकी प्राइमरी में देता है कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। तो चलिए अब ये जो है मैंने आपको कट ऑफ बता दिया कि अगर आपका जो कट ऑफ बना है उससे अगर 5-7 नंबर कम है तो आप अपना उम्मीद बनाए रखिएगा। उससे ज़्यादा कम है तो मत उम्मीद रखिएगा, लेकिन अगर 5-7 नंबर तक कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका आने का चांस बना रहेगा। तो ये रही बात पूरी, मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप लोग वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है सब चीज़ों को सोचने में, बनाने में और करने में। और मैं आपको पल पल का अपडेट देता रहूँगा। तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि सीटेट वाले को मौका दे दीजिए, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, सेकंड फेज में भी सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए। बेचारे बच्चे बिलक रहे हैं। प्लीज प्लीज सर, सब काम आपने कर दिया तो कम से कम सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। शिक्षा विभाग से मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना भरोसा हमको माननीय अतुल प्रसाद पर है, इसलिए कि वो 15 साल से पढ़ा रहे हैं भाई। आज जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं उसके बाद ऑलरेडी अनुभव है, उससे दोबारा परीक्षा लेने का कोई तुक नहीं है। के पाठक से उम्मीद है, के पाठक सर से भी उम्मीद है। अभी 2 व्यक्ति के पाठक सर और माननीय अतुल प्रसाद 2 शिक्षा के आधार स्तंभ है। और सिर्फ एक ही डिमांड है कि सीटेट वाले को मौका दे दीजिए, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। निश्चित रूप से बोलने की क्यों मौका मिलना चाहिए? इसलिए कि पहली फर्स्ट फेज में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका अतुल प्रसाद सर ने दिया था, तो वैसी परिस्थिति में सेकंड फेज में भी अतुल प्रसाद सर अगर सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देते हैं तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैं बार-बार कहता हूं कि अतुल प्रसाद सर की ईमानदारी पर, कर्तव्यनिष्ठा पर किसी को कोई संकोच नहीं। अगर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहेगा तो मैं कहूंगा नहीं, इन्होंने रेडिकल चेंज किया है। तो बस अतुल प्रसाद भैया केवल यही डिमांड है कि जिस तरह फर्स्ट फेज में आपने सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया था, उसी तरह सीटेट सेकंड फेज में भी सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए। बेचारे बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं।
क्योंकि 1 to 5 वाले डीएलएड वाले मौका मार लेंगे, सीटेट अपेयरिंग वाले में पिछली बार ये लोग छट गए थे क्योंकि वही लोग हैं बीएड वाले। ना बिल्कुल बिल्कुल बार बार फोन आ रहा है, 100 को फोन आ रहा है, 200 फोन आ रहा है डेली। इसलिए माननीय अतुल प्रसाद सर से हाथ जोड़ के विनती करेंगे सर प्लीज 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 सर, सब काम आपने कर दिया तो कम से कम सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। अब बच्चे बहुत भी लग रहे हैं सर, छठ के अवसर पर एक बहुत बड़ा उपहार दे दीजिए सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देकर। लेकिन सब कुछ किया है लेकिन मेन चीज नहीं किया आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल मेन चीज सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देना माननीय अतुल प्रसाद सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी और हम लोग हजार बार उनको सैल्यूट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भोज के दिन कोहरा रोकते हैं अतुल प्रसाद क्योंकि सब लोग फॉर्म भर दिए, उसके बाद अतुल प्रसाद ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि ये वाला भरना है, ये वाला भरना है। ये सही है? देखिए अतुल प्रसाद सर पर उंगली उठाना गलत है क्योंकि ये पूरा शिक्षा विभाग और पूरे सरकारी सिस्टम का प्रयास ये करते हैं। अतुल प्रसाद सर अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अतुल प्रसाद सर ने जो कुछ किया है वो बढ़िया किया है। और जब हम लोगों ने डिमांड उठाया कि आप इसका डेट बढ़ाने के लिए, उन्होंने डेट बढ़ाया। जब हम लोगों ने डिमांड उठाया कि आपको ये लेट फी माफ करने के लिए, तो उन्होंने लेट फी माफ कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय अतुल प्रसाद सर से केवल और केवल एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है हम लोग का कि वो सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे। फॉर्म भर दिए जिनका पैसा कट गया वो क्या करें, माथा पीटे कि क्या करें? नहीं उसके लिए मैंने तो बार-बार कहा अतुल प्रसाद सर से, उनको जो फॉर्म भर दिए हैं उनका पैसा स्टूडेंट का 100 रुपया 1000 रुपए से ज्यादा होता है, उसके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकालिए क्योंकि बच्चे बहुत गरीब होते हैं सर। हम लोगों ने गरीबी देखा है, आप भी अपने स्टेट लाइफ में गरीबी देखे होंगे, तो निश्चित रूप से छात्रों को आपको शिक्षा विभाग से आप अपील नहीं करते हैं लेकिन अतुल प्रसाद से अपील बार-बार कर देते हैं। शिक्षा विभाग से मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना भरोसा हमको माननीय अतुल प्रसाद पर है। बीपीएससी में रेडिकल चेंज लाने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो माननीय अतुल प्रसाद सर है। इसलिए मैं अतुल प्रसाद भैया को मैं एफईओ से जानना हूं, अतुल प्रसाद भैया कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से अतुल प्रसाद सर सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देंगे। पक्का हमको पूरा आगे बढ़ा तो अब आशा करना चाहिए कि बहुत लोग सीटेट अपेयरिंग वाले आपको देख रहे हैं, उम्मीद जाग जाता है। कल हम लोगों ने डिमांड किया, और शाम को ही उन्होंने निर्णय ले लिया। तो निश्चित रूप से आज डिमांड कर रहे हैं छठ के एक आशीर्वाद के रूप में सर अतुल सर आप सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। 5 वाले एंट्री मारे हैं तो सीट भी बढ़ जाएगा, सीट भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से सीट बढ़ेगा। अभी तक अतुल प्रसाद सर जो काम कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दें और सेकंड लिस्ट जो है उसको निकाल दें। एक और चीज बोलूंगा, हाँ बोलिए। सब लोग सोच रहे हैं कि जो आधे लोग फॉर्म भरे हैं स्टूडेंट्स नहीं, नियोजित शिक्षक जो फॉर्म भर दिए अब वो भी टक्कर में आ जाएंगे, तो अभ्यर्थी जो आपके पास आके रोते हैं उनका क्या होगा? देखिए नियोजित शिक्षक के बारे में हम बार-बार बोल रहे थे कि नियोजित शिक्षक को बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये अपील मैं शिक्षा विभाग से कर रहा हूं, ये अपील मैं शिक्षा विभाग से कर रहा हूं। नियोजित शिक्षक को से परीक्षा लिए बिना उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। फॉर्म भरे तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, इसलिए वो 15 साल से पढ़ा रहे हैं भाई। आज 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऑलरेडी अनुभव है, उससे दोबारा परीक्षा लेने का कोई तुक नहीं है। इस बार कंफ्यूज कर दिया नियोजित शिक्षक को, एक तरफ कहते हैं कि परीक्षा दीजिए, दूसरा वाला तो हम आपको बना देंगे राज्यकर्मी का दर्जा, लेकिन इधर नियोजित शिक्षक फॉर्म भी भरने लगते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, नियोजित शिक्षक वाले के बारे में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग से माननीय आपको पाठक सर से हम कहेंगे कि सर वो लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर 15 साल से पढ़ा रहे हैं और उसी पर हमारी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई थी तो ऐसी परिस्थिति में दोबारा उनसे परीक्षा लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगर नियोजित शिक्षक को शिक्षक तो है ही, अगर उनके जगह पर कोई बेरोजगार शिक्षक बनता है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी। ये पाठक सर करे, पाठक सर करे। के पाठक से उम्मीद है, के पाठक सर से भी उम्मीद है। अभी दो व्यक्ति के पाठक सर और माननीय अतुल प्रसाद दो शिक्षा के आधार स्तंभ है, उनसे भी उम्मीद है। वो लोग कुछ कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी नाराज होते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन अंततः बच्चों के पक्ष में उन लोग का फैसला जाता है। तो मैं के पाठक सर से कह रहा हूं नियोजित शिक्षक से आप परीक्षा मत दीजिए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। उनको मत बोलिए कि आई 2.0 फॉर्म भरेंगे, उनको बोलिए कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और साथ साथ माननीय अतुल प्रसाद सर से बोलेंगे कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए और सेकंड लिस्ट पूरे अपने निगरानी में के पाठक सर अपने निगरानी में आपको सेकंड लिस्ट निकाले। लिस्ट की जब बात आई गई है तो सेकंड मेरिट लिस्ट अभी आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो पूरा उम्मीद कर रहा हूं के पाठक सर से और अतुल प्रसाद सर से कि सेकंड मेरिट लिस्ट आना चाहिए और आएगा भी। आधा महीना हो गया सर, लोग के हाथ में है और मुझे लगता है बहुत जल्दी पिछली बार ही बोले थे कि देंगे, लेकिन अब डेट आप भी जान रहे हैं कि आज का डेट क्या है, अभी तक आया नहीं। वही तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माननीय अतुल प्रसाद सर, माननीय के पाठक सर सेकंड लिस्ट भी दीजिए और अपने निगरानी में रख के दीजिए ताकि कोई चोर अधिकारी उसमें ना पड़े। ये निगरानी करेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये दोनों पर हमको पूरा विश्वास है और सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दें। बार-बार अपेयरिंग वालों को बोले कि मौका देने के लिए, मतलब उनके लिए यही है जो है और कुछ नहीं है क्योंकि बेचारे कलप रहे हैं, रो रहे हैं। अब बार-बार अगर कुछ पाइए उनको तो वही कहते हैं कि सर सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिवाइए। तो मुझे माननीय अतुल प्रसाद सर पर, माननीय के पाठक सर पर पूरा विश्वास है कि जो आपको नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए दिया जाए, सीटेट वाले को सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए और साथ ही साथ सेकंड लिस्ट अपने निगरानी में रख के दिया जाए। तो निश्चित रूप से के पाठक जिंदाबाद और माननीय अतुल प्रसाद जिंदाबाद करने में हमको कोई संदेह नहीं। कोई देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा है ये नोटिस, मैं आपको इस नोटिस के बारे में अच्छे से बताता हूँ। देखिए ये जो है पटना के बीपीएससी ने जो है कल नोटिस प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपको यहाँ पर पहला नंबर कॉलम में दिया गया है कि विलंब शुल्क के साथ 11 तारीख तक का जो कि डेट दिया गया था आपको पहले, जो कि अभी फॉर्म चल रहा था जिसका 5 नवंबर से ही चल रहा था और 11 नवंबर तक, मतलब 14 नवंबर तक था, जो कि लेट फीस के बिना लेट फीस का अब जो है फॉर्म भरेंगे अगर आप 17 नवंबर तक तो लेट फीस के साथ भरना होगा। तो ये प्रक्रिया जो चल रही थी वो ऐसे ही कि वैसे ही चलेगी, यथावत है। 25 नवंबर तक का विस्तार ये भी यथावत है, उसी तरह से है। लेकिन जो नया काम किया गया है, नया काम क्या है कि निबंधन, भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से कि निबंधन भी करना है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, भुगतान यानी आपको पेमेंट भी करना है, उसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन, आपको तीनों एक साथ करना है। तो ये जो है इसमें अलग अलग था ऊपर वाले में, लेकिन जो अभी आया था 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का जो अभी ऊपर में आया था, तो उसमें जो है आपको अलग अलग करना था। पहले निबंधन करना था, फिर पेमेंट करना था, फिर उसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद अलग डेट पर आपको जो है आवेदन करना था। लेकिन इसमें क्या है, जो नया 1 से 5 वर्ग का एप्लीकेशन वो ले रहे हैं, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी दिन आप पेमेंट कर लेंगे, उसी दिन आप फॉर्म भर लेंगे। यानी 16 तारीख से ही जो है, यानी आज के डेट से ही आपका ये फॉर्म चालू हो गया है। आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं अच्छे से और 25 नवंबर तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 9 दिन का समय दिया गया है। तो आप 25 नवंबर तक अपने आप को फॉर्म को अगर फिल कर लेंगे तो 1 से 5 में भी आपको मौका मिल जाएगा। तो 1 से 5 में जो है सीटेट वही फर्स्ट पेपर अलाउड होता है, उसके साथ ही साथ 1 से 5 में आपके लिए बीटीसी का होना जरूरी है, जिसको आप डीएलएड कहते हैं। बीएड वाले 1 से 5 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बार साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि बीएड वाले 1 से 5 वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जबकि बीटीसी वाले या डीएलएड वाले ही फॉर्म को भरेंगे।
तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ट्रेन की वजह से हो सकता है आपको सुनाई ना दिया हो। तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आपको जो पहले वाला था जैसे वैसे चलेगा, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 वाले का जो आवेदन चल रहा था वो चलेगा, जैसे चल रहा था एज इट इज़ वैसे ही चलेगा। लेकिन जो अभी नया शुरू हुआ है वो 1 से लेकर 5 तक के कक्षा का आवेदन शुरू हुआ है। ये आवेदन 16 से लेकर, यानी आज से लेकर के आपका जो है 25 नवंबर तक आपको चलता रहेगा। इसमें आपको उसी दिन आपको मतलब रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब तीनों एक ही दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि निबंधन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन सब एक ही बार में दे दिया गया है। और 25 नवंबर के बाद आप कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, और ये विस्तारित भी नहीं होगा। यहाँ पे अविस्तारित ये लिखा हुआ है, यहाँ भी वही लिखा हुआ था अविस्तारित, यानी ये बढ़ेगा डेट नहीं। आप ऐसा मत सोचेगा कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए आप फॉर्म को पहले ही भर लीजिएगा, वरना लास्ट में साइट चलेगी नहीं। तो ये बात आपको ध्यान समझ में रख लेना। और जो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे उनके पास सीटेड फर्स्ट पेपर होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास बीटीसी यानी डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। तो बीटीसी या डीएलएड वाले इस फॉर्म को भरेंगे, बीएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस बार साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम इस फॉर्म में बीएड को अलाउड नहीं करेंगे। तो आप बीटीसी अगर आपके पास है या डीएलएड है आपके पास तो 1 से 5 में भर सकते हैं, अन्यथा आप ऊपर वाले में ट्राई करेंगे। तो ये बात है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिखाया है उसको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़ लिस्ट ऑफ द स्कूल अलॉटमेंट न्यूली रिक्वायरमेंट टीचर 26 एडवर्टाइजर नंबर 26/2023, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, टीचर आईडी बना दी गई है उनकी, वो है उर्दू सब्जेक्ट्स हैं कि सामान्य सब्जेक्ट्स हैं कि कैसे हैं वो है, स्कूल का नाम कौन सा स्कूल उनको अलॉट किया गया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पर दे दिया गया। नहीं, ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है ये स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट लेटर का लिस्ट है, और किस डिस्ट्रिक्ट का है तो ये गया डिस्ट्रिक्ट का है। तो गया डिस्ट्रिक्ट में जितने भी छात्रों का नया शिक्षक में स्कूल का अलॉटमेंट कर दिया गया वो लिस्ट इनके पास, मैं यहाँ पे आकर के मैं अपने टेलीग्राम में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से आकर के देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर का भी आगे दी जाएगी, तो ऐसा बात है। तो मैंने आपको वीडियो कि जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने की सेकंड लिस्ट आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में खुलेगा, उस तरीके से नीचे जो है साइन अप वाला अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको ओपन होगा एक्टिव। फिर उसका एग्जाम करने के बाद आगे बढ़ाइएगा, फिर यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई करेगा प्रोजेक्ट में, फिर वेरीफाई आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर डिटेल नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड दिया है जॉब में आगे बढ़ेगा। फिर आपको अपना जीमेल आईडी कोड चुन लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा, यहाँ पर क्लिक करके लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है, फिर आपको सबमिट करना है। आपका नाम आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो सबमिट करके आगे बढ़ेगा। तो आप जो है जब इसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से आप यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करना है, जैसे ओटीपी और इस ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिट आप जो यहाँ पर डिजिट का पासवर्ड और कल डालना है और पासवर्ड कर लेना। फिर यहाँ से आपको लॉग करके आगे बढ़ना है, फिर आपको डिजिट का आएगा, फिर आपको अप्रूव हो गया, फिर आपको अपना अकाउंट बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे पैसा में पहले आपको लिंक करना है, बाद में इसको इंस्टॉल कर देगा पूरा आप मान लीजिएगा अपना। फिर यहाँ पे अपना बैंक चुन करके आपको आगे बढ़ना है, कौन सा बैंक खाता है, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और अपना कोड डाल के लिंक बैंक अकाउंट करके आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ से आपको अपनी सेल्फी, आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ तरीके से, फिर आप सेल्फी करके आपको सबमिट करने के लिए यहाँ सबमिट करने के लिए जैसे आइकन पर यहाँ पर लीजिएगा, तो स्क्रीन पर यहाँ करके आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिख सकते हैं। तो जब आपने जहाँ पर सेंटर वहाँ लेके अपना अपलोड कर दिया, अपना फोटो करके आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ एनुअल इनकम बनाना होगा, आप जीरो कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे जो भी आप करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी आप लिखिएगा उसके आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे मेल जो चुन लीजिएगा, यहाँ पे मंथली आप चाहिए रिकॉर्ड लीजिए, फिर उसके बाद अकाउंट कुछ तरीके से आप लिखिएगा आइकन फॉर्म, वो क्लिक आइकन फॉर्म पे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख के वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा, कुछ तरीके से आप इस तरह से